भैया रिकॉल करा देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था। हमने लास्ट क्लास में अपना रोलिंग मोशन खत्म कर दिया था। बस मेन मेन चीजें रिकॉल करा रहा हूँ। रोलिंग मोशन में हमने क्या पढ़ लिया था कि अगर कोई भी बॉडी रोल कर रही है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, मेरे को बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो उसको सर हमने बी लिया जीरो। था, जीरो। जीरो। वेरी गुड। वेरएस अगर मैं सेंटर पॉइंट की बात करूं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए फॉर प्योर रोलिंग मोशन। सर आर ओमेगा। वेरी गुड, याद रखना हम प्योर रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं और हमारे नीट के सिलेबस में सिर्फ प्योर रोलिंग ही है। अदरवाइज और भी अलग अलग टाइप के रोलिंग होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट थोड़ा सा स्लाइड भी करेगा और रोल भी करेगा, लेकिन वो हमारे में नहीं है। तो यार वी सी एम शुड बी इक्वल्स टू आर ओमेगा। और अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूंगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। टॉप टू आर मोस्ट मेगा। पॉइंट की वेलोसिटी टू आ आर जाएगी ओमेगा। टू आर ओमेगा। आपको ये चीज याद रखनी है। सिमिलरली डायग्राम में भी एक चीज और रिकॉल कर लो कि अगर मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये बॉडी रोल कर रही है, मतलब ये रोटेट कर रही है भैया इन द डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और ये मूव कर रही है आगे की डायरेक्शन में। अगर मैं कोई अब एक रैंडम पॉइंट ले लूं पी, तो क्या आप उस पे नेट वेलोसिटी बता सकते हो कि नेट वेलोसिटी कितनी होगी किसी एक रैंडम पॉइंट पी पे। जैसे हमने ये रैंडम पॉइंट पी कंसीडर किया जिसका सेंटर से पोजीशन वेक्टर है आर, तो मेरे को बताओ इस पे वेलोसिटी कैसे मार्क करोगे वी सी एम और वी आर ओमेगा। परपेंडिकुलर है। सर हाँ बताओ बताओ। तो यार अगर इस पे आप मार्क करोगे, परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल। यार देखो सबसे पहले वीसीएम मार्क करूंगा तो वीसीएम तो बिल्कुल स्ट्रेट ही आएगी हर एक पार्टिकल की। यस ये सर। सब। अब मेरे को मार्क करना है वी आर ओमेगा। वी आर ओमेगा मतलब एक तरीके की वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर लगनी चाहिए। तो ये आ जाएगा आपके पास वी आर ओमेगा। चेक करो पहले इन दोनों वेलोसिटीज में कोई डाउट आ रहा है। परपेंडिकुलर टू दी पोजीशन वेक्टर मैंने वी आर ओमेगा मार्क कर दिया। ये कैपिटल आर ओमेगा नहीं होगा, इसको ठीक कर लेना। ये पोजीशन वेक्टर के बराबर होगा, दैट इज स्मॉल आर ओमेगा। अब एक बार चेक करके बताओ यहां तक कोई डाउट है तो। सर जो आपने आर ओमेगा वाला पॉइंट बताया उसको रिपीट करना। ठीक है, डन। देखो हमारे पास जो बेसिकली v इक्वल्स टू आर ओमेगा है, ये आर ओमेगा है क्या। यार ये आर ओमेगा हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है। जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो उसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी आती है, और वो यस सर। हमेशा परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर होती है। तो ये आर मेरा अगर पोजीशन वेक्टर है तो मेरे को इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी। कैन वी चेक करो ये चीज क्लियर है। यस सर। अब परपेंडिकुलर ऊपर भी आ सकता है, परपेंडिकुलर नीचे भी आ सकता है। तो ऊपर मार्क करूंगा या नीचे मार्क करूंगा, वो इसका रोटेशन का सेंस बताएगा। तो अगर ये रोटेट क्लॉकवाइज कर रही है तो डेफिनेटली जो मेरे को परपेंडिकुलर लेना है वो इसी के अलोंग लेना है। यस सर। तो ये वाली आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई जिसको हम लिखेंगे आर ओमेगा। ये हमेशा पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब मैं इधर बोल रहा हूं, इधर क्या हम आर ओमेगा लिखेंगे, क्या ये पार्टिकल कंप्लीट रेडियस पे प्रेजेंट है या किसी एक दूसरे डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। सर ये किसी दूसरे एक दिन। दूसरे डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो इधर कैपिटल आर ओमेगा नहीं स्मॉल आर ओमेगा आएगा, और जहां पे ये आर होगा इसका पोजीशन वेक्टर। चेक कर लो, अब क्लियर हो गई ये बातें। यस सर। अब हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो जो नेट वेलोसिटी आएगी आप वो निकालोगे विद द हेल्प ऑफ रिजल्टेंट मेथड। तो ये हो जाएगी आपकी नेट वेलोसिटी। एग्जाम में नेट वेलोसिटी निकालने के लिए नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेनी है, कैलकुलेशन नहीं आएगी। एग्जाम में बस क्या आएगा, आपको दो तीन अलग अलग रैंडम पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। आपको यह बताना है कि कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी और कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे कम होगी। बस आपको इतना चेक करके बताना है। भैया सब लोग चेक कर लो, सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यस सर। चलो यस सर। तो जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्या क्वेश्चन आया हुआ है उसी के बेसिस पे चेक करो आप। भैया हमें बोला हुआ है कि ये एक स्फेयर है और वो रोल कर रहा है आगे की तरफ। सेम वही जो मैंने आपको बोला कि भैया रोटेट कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और मूव कर रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमने अलग अलग पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट ओ, पॉइंट ए, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया पॉइंट पी, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया पॉइंट क्यू। आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ऐसा करो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेट वेलोसिटी, कि सबसे ज्यादा किस पे होगी और फिर डिक्रीज करते करते सबसे कम किस पे होगी। चलो ट्राई सर करो। सबसे ज्यादा ए पे।
तो भैया ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ए पे सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ए पे नेट वेलोसिटी हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 2r ओमेगा। और इधर r सबसे बड़ी वैल्यू है पोजीशन की, रेडियस, रेडियस से बड़ा पोजीशन वेक्टर पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया ए पे तो मैक्सिमम है। वेरी गुड, आगे का सोचो अब। So then B is sir Q. डन, करते जाओ आगे भैया, बाकी लोग भी आंसर्स दो। Sir P and then A O. Q P। मतलब सबको क्लियर है। उसके बाद पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड कर रही है ना सारी चीजें, तो फिर पोजीशन वेक्टर किसका बड़ा है, क्यू का बड़ा है। लेकिन अब एक बात बताओ, आपने क्यू तो कह दिया, लेकिन क्या आपने क्यू पे वेलोसिटीज की डायरेक्शन चेक करी? अगर मैं इस पे लीनियर वेलोसिटी मार्क करूंगा तो लीनियर वेलोसिटी किधर आएगी, आगे की तरफ आएगी। लेकिन अगर मैं इस पे टेंजेंशियल वेलोसिटी मार्क करूं तो टेंजेंशियल वेलोसिटी किधर आएगी, Sir left side. टेंजेंशियल वेलोसिटी लेफ्ट साइड आएगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर लेफ्ट साइड आ रही है तो मेरे को बताओ इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में जो एंगल होगा वो क्या लेस देन 90 होगा या ग्रेटर देन 90 होगा? Greater than 90. ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 एंगल पे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव। मतलब एक तरीके से ये सोच लो कि ये दोनों वेलोसिटीज है ना, एक तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में हो गई हैं, तो इधर वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होंगी, इधर वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होंगी। लेकिन अगर मैं पॉइंट पी की बात करूं तो पॉइंट पी पे ये वेलोसिटी लीनियर इधर आ रही है, भैया चेक कर लेना, कोई डाउट हो पूछना इसमें। और मेरी टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर आ रही है, तो जब मैं इसका दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो भैया इधर दोनों ऐड होंगे, ऐड होंगे। एंगल cos 90 से छोटा है और cos 90 से छोटे वाले एंगल पे वैल्यूज ऐड होती हैं। शायद से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, कुछ रिपीट करना है? नो सर। No sir. ओके डन। मैं आपको बस सीधा सीधा क्या समझाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे लिख देता हूं। हम जब रिजल्टेंट निकालते तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर थीटा लेस देन 90 है तो मतलब ये पॉजिटिव में आएगी वैल्यू, ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो रिजल्टेंट इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो गई तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में। तो ये रिजल्टेंट हमारा क्या करने लग जाएगा, डिक्रीज करने लग जाएगा। तो पॉइंट क्यू पे पी से ज्यादा नहीं होगी। क्या आपको ये समझ में आ गया है अब? Yes sir. यस सर। तो अब इसके बाद आप पॉइंट पी क्यू मत कहना, क्योंकि आपको लगा कि इसका पोजीशन वेक्टर ज्यादा है लेकिन पॉइंट क्यू पे कम है। और फिर सबसे कम किस पे होगी, सबसे कम तो सेंटर पॉइंट पे होगी, क्योंकि सेंटर पॉइंट पे केवल एक ही वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल तो होगी ही नहीं, केवल एक ही वेलोसिटी होगी, दैट इज आर ओमेगा। चलो डन, खत्म कर दो इसे। Done sir. डन, बहुत बढ़िया। डन सर। चलो बढ़िया। अब यार ये सब रोलिंग मोशन का हो गया, अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो हमारा मिस आउट हो गया था, बिकॉज वो अभी सिलेबस से डिलीट हो चुका है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आता है। लिख लो यार, एक्सिस थ्योरम। एक्सिस थ्योरम, हमारे पास दो एक्सिस थ्योरम है, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। करूं डिस्कस करना स्टार्ट? Yes sir. चलो डन। यार अज्यूम कर लो ये मैंने एक डिस्क ली है जिसको अपने हाथ के ऊपर रख दिया, मतलब ये डिस्क हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है। डायग्राम सबको इमेजिन हो ही गया होगा, जैसे ये डिस्क है तो ये मैंने अपने ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दी है। तो यार हमारे पास टोटल 3 एक्सिस होती हैं। ये हो गई हमारे पास एक्स एक्सिस जो बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन से, ये वाई एक्सिस, और जो अंदर और बाहर एक्सिस होगी, इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, वो हमारे पास कौन सी एक्सिस हो जाएगी, जेड एक्सिस हो जाएगी। अब यार हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि सपोज आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एक्सिस के अलोंग पता है। याद है कल ही मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले बताए हैं। अगर ये एक डिस्क अज्यूम कर रहा हूं तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को वाई एक्सिस के अलोंग तो पता ही है, कितना होता है वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, mr स्क्वायर। वेरी गुड। तो मतलब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अलोंग पता है, लेकिन मैं बाकी एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग निकालना चाहता हूं।
तो एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर निकालना चाहता हूं तो हमें पता है एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस परपेंडिकुलर आ रही है वाई एक्सिस के। तो इधर मतलब हमारा लॉजिक क्लियर है कि हमारा कौन सा थ्योरम लगेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा। रिपीट कर रहा हूं, चेक करना डायग्राम से। मैंने कहा ये हमारे पास एक डिस्क है, मेरे को इसके वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो सेंटर से पास हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेकिन अब मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं, और ये एक्स या जेड वाई के परपेंडिकुलर है। तो मतलब इधर हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमारा जो ए वाई होगा वो ए एक्स प्लस ए जेड के बराबर होगा। मतलब भैया तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये कंडीशन से याद रखना। तीनों एक्सिस कैसी होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए, तो ही हम ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। और ये फॉर्मूला है ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए जेड, आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। चेक करो फॉर्मूले में कोई डाउट है किसी को? नो सर। डन। तो जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल करा के दिखा देता हूं कि आप इसको अप्लाई कैसे करोगे। बाकी याद रखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत ही कम अप्लाई करने के लिए आएगी, बहुत ही कम, रेयर केसेस में। बाकी जो सबसे ज्यादा अप्लाई करने के लिए आएगी वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आएगी। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, समझो इससे। यार सपोज मैंने ये एक रिंग ली है, इसको रिंग इमेजिन कर लेना कि ये मैंने एक रिंग ली है, और मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके वाई एक्सिस के अलोंग पता है। वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस इज एम आर स्क्वायर by 2. बाय Yes. 2। कोई दिक्कत? नो सर। यार शायद से आपने उल्टा नहीं बता दिया भैया, रिंग का एम आर स्क्वायर होता है और डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, गलत बताया आपने। Yes sir, yes sir. Disk ठीक कर लेना भैया, रिंग का एम आर स्क्वायर होता है, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो यार मेरे को ये डिस्क रिंग गिवन है, मेरे को रिंग के सेंटर पॉइंट का पता है। मैं रिंग के कौन से एक्सिस के अलोंग निकालना चाहता हूं, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग, या फिर मैं निकालना चाहता हूं अलोंग जेड एक्सिस। तो मेरे को बताओ, चाहे मैं एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड करूं या जेड एक्सिस के अलोंग फाइंड करूं, अल्टीमेटली है तो दोनों डायमीटर ही। यस सर। लेकिन वाई एक्सिस आपका डायमीटर नहीं बन रहा है। क्या आपको ये चीज इमेजिन हो रही है? नहीं, ये चीज आपको इमेजिन नहीं हुई। नो सर। चलो एक मिनट रुको, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, एक मिनट। चलो यार इधर देखो, क्या एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मैंने कहा ये डिस्क है, आप इसको रिंग अज्यूम कर लेना। मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अलोंग जानता हूं? मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग जानता हूं। दैट इज, ये पेन क्या बन रहा है मेरा? वाई एक्सिस। और फॉर्मूला क्या है? एम आर स्क्वायर। चेक करो पहले, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। अब मेरे को बताओ, मैं रिंग के दो डायमीटर ड्रॉ कर रहा हूं, दो डायमीटर। तो अगर एक डायमीटर में ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूं, मतलब इस तरीके से, तो ये कौन सी एक्सिस बन जाएगी? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ऐसे बन रही है। अब मैं जेड एक्सिस बनाना चाहता हूं, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस मतलब मेरा पेन आपकी और मेरी तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए। तो यार जेड एक्सिस भी क्या बन रहा है? वर्टिकल डायमीटर बन रहा है। Yes. कंफ्यूज मत होना वर्टिकल डायमीटर और वर्टिकल में। ये मेरा वर्टिकल डायमीटर, ये मेरा हॉरिजॉन्टल डायमीटर, वेयरएज ये वाली एक्सिस मेरी वाई एक्सिस बन रही है। क्या आप सबको डिफरेंस समझ में आ गया? यस Yes सर। sir. तो Yes, अगर मैं sir. ये एक्स एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट कराऊं, मतलब ऐसे, और अगर मैं इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कराऊं, तो यार अल्टीमेटली एक्स और जेड बन तो डायमीटर ही रहे हैं। तो इसके लिए Yes, क्या sir. डिफरेंस पड़ेगा रिंग में? कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप डायमीटर के अलोंग रोटेट करा रहे हो। तो अगर मैं एक्स और जेड के अलोंग निकालना चाहता हूं, तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई वाई इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई जेड। यार एक्स और जेड दोनों ही डायमीटर बन रहे हैं रिंग और डिस्क के केस में। तो इन दोनों को मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ आई डी, बिकॉज ये दोनों सेम होंगे।
यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, बिकॉज आई एक्स एंड आई जेड विल बी सेम एंड इट विल बी इक्वल्स टू डायमीटर। तो आप मेरे को बताओ, अगर अब मैं डायमीटर के अलोंग निकालना चाहता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो कितना आ जाएगा? आई आई बाय वाई बाई टू। आई वाई की वैल्यू है एम आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू। तो अगर आप डिस्क को, ये सॉरी रिंग है, अगर आप रिंग को वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओगे तो एम आर स्क्वेयर, लेकिन डायमीटर के अबाउट रोटेट कराओगे तो एम आर स्क्वेयर बाई टू। चेक कर लो आप सबको ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर, क्लियर। डन, बढ़िया, नोट डाउन कर लो। तो ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको लाना पड़ेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। बाकी मैंने आपको बोल ही दिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत ही कम यूज करने के लिए आएगी, रेयर इन केस। डन सर। चलो बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट वाले इस पे। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, स्टेटमेंट हमारी कोई काम की नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट थ्योरम पे जाते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और जैसे मैंने बोला यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में भी ऐसा करो, रिंग का केस लेना चाहते हो या डिस्क का, जो मर्जी केस ले लेते हैं। सपोज मैं डिस्क का ले लेता हूं क्योंकि डिस्क आपको थोड़ा सा ज्यादा रटा हुआ है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को बताओ वाई एक्सिस के अलोंग कितना आता है? हाफ एम स्क्वायर। वेरी गुड, हाफ एम आर स्क्वायर। ये हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है। लेकिन अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहता हूं डिस्क के इस टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग, टेंजेंशियल एक्सिस। और जो ये टेंजेंशियल एक्सिस है, ये भैया मैंने ली है पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। मतलब इस तरीके से इमेजिन करो कि ये मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का पता है इस ब्लैक पेन के अलोंग, लेकिन अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग फाइंड करना चाहता हूं? इस ब्लू पेन के अलोंग फाइंड करना चाहता हूं। तो ये ब्लैक पेन और ये ब्लू पेन एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? पैरेलल। पैरेलल आ जाएंगे। तो इधर लाइन पैरेलल आ रही है, तो भैया बहुत क्लियर कट हिसाब किताब है कि हमें लगाना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और हमें इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा। तो मेरे को बताओ इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? सर रेडियस के बराबर। रेडियस के बराबर। बहुत बढ़िया। तो बस अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द पैरेलल एक्सिस, मतलब जिसके अलोंग आप फाइंड करना चाहते हो, इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन याद रखना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दी वाई एक्सिस जो है, ये आपके सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए। सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए ये। तो मेरी इधर वाई एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, बिल्कुल सही है। प्लस टोटल मास, टोटल मास किसका? रिंग का या डिस्क का, जो भी आपको गिवन होगा, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं लिखूं तो ये क्या बन जाएगा? आई वाई प्लस एम आर स्क्वायर। चेक कर लो, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ आपको? यस सर। डन। बाकी इसको एक एग्जाम्पल से अप्लाई करना समझाता हूं तो ही क्लियर होगा। पहले समझा देता हूं फिर आप नोट डाउन कर लेना। यार हमने एक रॉड का केस किया है कल ही। रॉड के केस में मेरे को बताओ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ मास पॉइंट परपेंडिकुलर टू द एक्स रॉड? सर एम एल स्क्वायर बाय 12। सेंटर के अलोंग एम एल स्क्वायर बाय 12। तो यस ये सर। लिख दिया एम एल स्क्वायर बाय 12। मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे को ऑलरेडी इसके एंड एक्सिस का पता है, लेकिन मैं फाइंड करके चेक करता हूं कि भैया सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये लिख दो इसको आई टी। आई टी मतलब हमारे ये कुछ एक एक्सिस हो गई। चलो, तो अब मैं क्या लिखूंगा? आई टी इज इक्वल्स टू आई वाई, जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, प्लस मास ऑफ द रॉड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। चेक करते हैं भाई। आई टी इज इक्वल्स टू आई वाई की वैल्यू आपने कहा एम एल स्क्वेयर बाई 12। टोटल मास ऑफ द रॉड कितना है? एम। मेरे को एम। बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा अगर टोटल लेंथ रॉड की एल है तो? सर एल बाय 2। एल बाई टू। तो यहां पे लिख दो एल बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एम एल स्क्वेयर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वेयर बाय 4। जरा एलसीएम लेके चेक करो। एलसीएम इसका कितना आएगा? एलसीएम इसका आ जाएगा 12, इधर बचेगा एम एल स्क्वेयर, इधर कितना बचेगा? 3 3 एम एम एल एल। स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 4 एम एल स्क्वेयर बाय 12। तो देखो फाइनल आंसर वही आ रहा है जो हमने कल लिखा था, एम एल स्क्वेयर बाय 3। डन सर। यस सर। चलो डन। तो ये मैंने एक एग्जांपल से आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि भैया हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे एप्लीकेबल है। तो आप यहां से नोट डाउन करना शुरू करो, ये फॉर्मूला नोट डाउन करो।
डन सर। डन। चलो अब क्या करते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं आज। इजी क्वेश्चंस तो आपने कर ही लिए कल, सारे जितने भी टाइप के बनते थे। आज थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। आ जाओ भैया, मिक्स क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के। भैया ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लो। क्वेश्चन क्या है आपको समझाता हूं कि यार हमारे पास एक रॉड है और ये रॉड सेंटर पॉइंट के अलोंग फिक्स है, पाइवेटेड है। क्वेश्चन में इस तरीके से बोला हुआ है कि ये सेंटर पॉइंट के अलोंग पाइवेटेड है, मतलब ये हमने स्क्रू करके फिक्स करके रखा हुआ है सेंटर पॉइंट के अबाउट। इस रॉड के लिए हमें सारी वैल्यूज गिवन है। रॉड की लेंथ है 6a और इसका मास है हमारे पास 8 किलोग्राम्स। डन। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं जो इस रॉड के ऊपर फायर कर रहे हैं। हम एक पार्टिकल यहां से आ रहा है नीचे की तरफ। इस रॉड पार्टिकल का मास है 2m, इसकी वेलोसिटी है v, और ये कितने डिस्टेंस पे फायर किया है हमने, ये हमने डिस्टेंस पे फायर किया है a। सिमिलरली यहाँ पे नीचे एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m है, लेकिन इसकी वेलोसिटी 2v है, और इसको कितने डिस्टेंस पे से फायर कर रहे हैं हम, 2a डिस्टेंस पे फायर कर रहे हैं। चेक करो पहले, क्वेश्चन इमेजिन हो रहा है आपको। यस सर। ये एक रॉड है भैया, एक पॉइंट ऐसे आ रहा है ठटक, एक पॉइंट ऐसे जा रहा है खटक, जो इस रॉड को स्ट्राइक कर रहा है। तो अगर ये रॉड रोटेट भी करेगी तो ये अपने सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं कैलकुलेट करने के, मैं आपको दो ही पार्ट्स दे रहा हूं, वैसे टोटल 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन। सेकंड पार्ट, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर रोटेशन। मैं चाहता हूं आप फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करो, सेकंड पार्ट में मैं आपकी हेल्प करूंगा। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। और एक चीज बताना भूल गया, पार्टिकल्स आफ्टर कोलाइड स्टिक्स टू द रॉड, स्टिक्स टू द रॉड। पहले सब लोग आराम से चेक कर लो, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है या क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। सर क्लियर है। क्लियर है, आप फर्स्ट पार्ट ट्राई करो, कम से कम थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा आपको, उसके बाद सेकंड पार्ट तो मैं करा दूंगा। क्या किसी को कोई सा ही पार्ट अभी तक एनालाइज नहीं हो पा रहा है? सर VCM 0। वेरी गुड, सही आ रहा है आंसर। चलो लेट्स सी। यार फर्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चन ने लीनियर वेलोसिटी पूछा है ना, तो याद रखो जब भी कोलिजन वाला टर्म आ जाए, कोलिजन का मतलब ही यही है कि यार कहीं ना कहीं आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, सीधी बात, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन मैं लीनियर वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करूं या लीनियर मोमेंटम की बात करूं? मैं लीनियर। लीनियर मोमेंटम की बात करूंगा मैं। तो यार हमें पता है इनिशियली हमारे पास तीन चीजें हैं, एक रॉड और दो पार्टिकल्स, तो सबका मास और वेलोसिटी लिखो। सबसे पहले रॉड का मास लिखा, इसकी वेलोसिटी कितनी है, रॉड तो रेस्ट पे थी 0। फिर हमारे पास दूसरा पार्टिकल कौन सा है, मास m वाला, इसकी वेलोसिटी कितनी है 2v, प्लस फिर दूसरा मास पार्टिकल कौन सा है 2m, इसकी वेलोसिटी कितनी है v।
ये हो गया बिफोर कोलिजन, मतलब इनिशियल मोमेंटम। तो यहां लिख देता हूं, ये मैंने पूरा का पूरा क्या लिखा है, इनिशियल मोमेंटम लिखा है, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल केस में क्या हो रहा है, सारे पार्टिकल्स रॉड को स्टिक कर रहे हैं, तो मेरे को बताओ टोटल मास कितना हो जाएगा। सर सभी का टोटल सभी का कर मास ऐड कर देंगे, तो 2 kg मतलब 2m प्लस m 3m हो गया, और ये 8m कर दो, इसे इसको 8m कर दो, ताकि आपका ये वो हो जाएगा, सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, 11m आ रहा है, यस सर। इनटू इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। प्लीज सब लोग चेक करो, सबको स्टेप समझ में आया ये वाला। यस सर। डन। लेकिन अब एक चीज बताओ, मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है या लीनियर वेक्टर क्वांटिटी है। सर वेक्टर। तो यार इसमें आपने डायरेक्शन कंसीडर नहीं करी है। अगर मेरा ये 2m वाला पार्टिकल नीचे आ रहा है तो इसका मोमेंटम मेरे को किसमें लेना पड़ेगा, नेगेटिव में। और ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इसका मोमेंटम किसमें लेना पड़ेगा, पॉजिटिव में। तो भैया 2m वाले का जो मोमेंटम है इसको आप लोगे नेगेटिव में। बस क्वेश्चन में इतना ही ध्यान देना होता है साइन कन्वेंशन का। तो अगर आप चेक करो लेफ्ट साइड क्या आ रहा है, टोटल 0। आरएचएस क्या बचा, 11m इंटू वीसीएम। तो भैया फाइनल आंसर वीसीएम भी क्या बचा, 0। वीसीएम 0 होने का मतलब क्या है, भैया भावनाओं को भी तो समझना है कि रॉड पे जब ये दोनों पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं तो भैया ये रॉड आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं कर पा रही है, ये अपने पॉइंट पे फिक्स है, जहां थी वहीं की वहीं है। वीसीएम इक्वल्स टू 0। सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे VCM का पूछे तो वो मतलब पॉइंट फिक्स्ड है तो फिर उसकी तो 0 ही बिल्कुल, होगी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ बाई चांस अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती कि ये पॉइंट सी के अबाउट फिक्स्ड है, फिर क्या करते आप, तो वीसीएम की वैल्यू तब तो आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ती। यस सर। तो इस केस में यही मान लो कि भैया हमने वीसीएम की वैल्यू कैलकुलेट करके चेक करा तो ये कहीं लीनियरली मूव नहीं कर सकती। बाकी हाँ, इसमें कैलकुलेशन की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर पॉइंट सी फिक्स्ड है तो मतलब वो कहीं मूव ही नहीं कर सकती। यार मैंने आपको इतना बड़ा हिंट ऑलरेडी दे दिया है सेकंड पार्ट के लिए कि अगर लीनियर वेलोसिटी निकालनी है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करना है। अब सेकंड पार्ट में खुद एनालाइज करो कि अगर मेरे को एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो कौन सा कंजर्वेशन लगाना है, एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के आपको कितने फॉर्मूले पता हैं ये बताओ। L is equal to mvr। बिल्कुल, और एक और, L is equal to I ओमेगा। वेरी गुड, L इक्वल्स टू mvr, और एक दूसरा फॉर्मूला है इक्वल्स टू I ओमेगा। अब मेरे को ये बताओ, मेरे को लिखना है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल पे आ जाओ, मेरे को बताओ इनिशियली कोई भी चीज रोटेट कर रही है क्या। नो सर। तो इनिशियली आप आई ओमेगा वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आई ओमेगा वाला फॉर्मूला तब लगता है जब कोई चीज रोटेट कर रही हो, लेकिन अभी तो कोई चीज रोटेट कर ही नहीं रही इनिशियली। तो इनिशियली आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉड की। भैया रॉड का तो कोई मूवमेंट कुछ है ही नहीं, तो ये तो 0 कर दो। प्लस अब आ जाओ मास पार्टिकल 2m के लिए। 2m, इसकी वेलोसिटी कितनी थी v, मेरे को चेक करके बताओ 2m के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है सेंटर ऑफ मास से, a। तो यहां पे लिख दो अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस a। फिर प्लस मास इंटू वेलोसिटी, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2a। ये मैंने क्या लिखा है भैया चेक करो, ये मैंने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखा है। इसमें भी चेक करके बताओ कोई डाउट है। नो सर। अब एंगुलर मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर। तो यार इसमें भी साइन कन्वेंशन तो देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें साइन कन्वेंशन कैसे देखेंगे, दोनों के रोटेशन सेंस का। मेरे को बताओ 2m इस रॉड को स्ट्राइक करेगा तो ये रॉड को किधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा। जब 2m रॉड को स्ट्राइक करेगा तो ये कैसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अरे ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करा रहा है। समझो, ये रॉड थी सेंटर पॉइंट से फिक्स, ये पार्टिकल नीचे से स्ट्राइक कर रहा है, तो बताओ ये रॉड कैसे घूमी, ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो हुआ। यस सर। सिमिलरली ये पार्टिकल नीचे आ रहा था तो ये भी तो रॉड को नीचे ही बेंड कर रहा है, तो दोनों का रोटेशन सेंस सेम है। मुझे लगा ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। यस।
यस सर, कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन हो गया, चलो रिपीट। एक मिनट इधर देखो। सबसे पहले तो आप डायरेक्शंस को पक्का करो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। अगर मेरा पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अगर मेरे पास डायरेक्शन ऐसे आ रही है तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज। मैं बोल रहा हूं मेरा एक पार्टिकल है वो ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, ये सेंटर पॉइंट के फिक्स्ड है। तो पार्टिकल अगर ऐसे स्ट्राइक कर रहा है तो ये जो ये वाला पार्ट है रॉड का, राइट साइड वाला पार्ट, तो ये किधर उठेगा, ऊपर उठेगा या नीचे उठेगा, ये बता दो बस। ऊपर। ये ऊपर। ऊपर ही तो उठेगा। तो ये ऊपर उठ रहा है तो मेरे को बताओ ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। डन। अब सिमिलरली जब ये वाला पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो ये वाले सेगमेंट की बात करो, ये वाला सेगमेंट किधर बेंड करेगा, ऊपर या नीचे। नीचे। तो ये नीचे बेंड कर रहा है तो चेक करो एरो नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये वाली डायरेक्शन भी क्या हो गई, एंटी। क्या समझ में आ गया है अब आपको। यस सर। डन। तो दोनों का रोटेशन सेंस सेम है, तो इसलिए दोनों को, अब आपकी चॉइस है कि आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना चाहते हो या नेगेटिव लेना चाहते हो। भैया मैं तो एंटी क्लॉकवाइज को बाय डिफॉल्ट, याद रखना एंटी क्लॉकवाइज को जनरली हम पॉजिटिव से लेते हैं और क्लॉकवाइज को जनरली हम नेगेटिव से लेते हैं, जनरली थर्मोडायनेमिक्स में भी यही होता है। तो इसलिए मैंने दोनों को किसमें कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव में कर दिया। बाकी आपकी चॉइस, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव नेगेटिव लेना चाहते हो तो दोनों को क्या कर दो, आप नेगेटिव नेगेटिव कर दो। भी चेक कर लो। अब एल आई में कोई डाउट तो नहीं है, फिर मैं एल एफ समझाऊं आपको। डन सर। डन। अब एल एफ में क्या कर रहे हैं, जब पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है तो ये रॉड रोटेट करेगी, मतलब इसकी रोटेशनल टेंडेंसी आ जाएगी। तो रोटेशनल टेंडेंसी आ जाएगी तो मेरे को लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का इनटू ओमेगा एल एफ। अब मैं आपको एल एफ निकालना समझाऊंगा, लेकिन आप पहले कम से कम यहां तक नोट डाउन करके खत्म करो। मैं आपको एल एफ की वैल्यू निकालने समझानी है, एल एफ की वैल्यू निकलने समझ में आ गई तो मतलब क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा हमारा। डन सर। और याद रखना यार, आधे बच्चे है ना बाद में जब रिवाइज करते हैं उनको लगता है मैंने एल आई से डिवाइड किया, एल एफ से डिवाइड किया है। डिवाइड नहीं किया है, मैंने लिखा ही है कि ये टोटल एल आई है, ये टोटल एल एफ है। क्योंकि जब ये सेम क्वेश्चन मैं दूसरी क्लास में करा रहा था उन्होंने कहा सर ये एल आई से डिवाइड क्यों किया। डन सर। डन। चलो अब आ जाओ भैया, भावनाओं को समझो। ये इरेज कर दूं या रखे रहने दूं, सर रहने दो। रहने दे, चलो डन। आ जाओ भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल। सबसे पहले तो ये रॉड कौन से पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, भैया ये पॉइंट सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का बताओ, सेंटर पॉइंट के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, सर ml² by 12। ml² by 12। लेकिन रॉड का मास कितना है, रखो 8m। 8। लेंथ कितनी है 6a डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व करके हाथ की वैल्यू साइड में रख दो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। आप कर लेना कैलकुलेट। अब ये पार्टिकल, जो दूसरा पार्टिकल आ रहा था वो ए डिस्टेंस पे था, ए डिस्टेंस पे। अब ये पार्टिकल है तो ये कंटिन्यूअस सिस्टम है या डिस्क्रीट सिस्टम है, सर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट। तो पार्टिकल 1 के लिए भैया मास कितना है, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा mr²। तो मेरे को बताओ पार्टिकल 1 का मास कितना था, डायग्राम देख के पार्टिकल 1 का मास 2m था। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2m। और ये कितने डिस्टेंस पे फायर हुआ था, ए डिस्टेंस पे फायर हुआ था, तो ए का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2ma²। फिर अब पार्टिकल 2 की बात करो, पार्टिकल 2 भी यहां पे जाके स्टिक कर गया तो पार्टिकल 2 भी डिस्क्रीट मास सिस्टम है, तो इसके लिए भी mr²। लेकिन इसका मास m था और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था 2a²। तो ये कितना हो जाएगा 4ma²। ऊपर वाले का भी फाइंड करो, इन तीनों को ऐड कर दो। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूरे सिस्टम का मिल जाएगा। आई होप चीजें क्लियर हैं। यस सर। बस तो ये वैल्यू आरएचएस में रख देना, यहाँ पे बचा ओमेगा कैलकुलेट करना, आप ओमेगा कैलकुलेट करोगे। चलो अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कैलकुलेट आप ही करके बताओगे आंसर। आप अपनी कैलकुलेशंस कंप्लीट करो। सर टोटल 30 ma²। मुझे आंसर वैसे नहीं पता, मेरे को फाइनल आंसर ही गिवन है सोल्यूशन की गया, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। 30ma² आ रहा है आप कह रहे हो, यस सर। सही है, गुड। 30 m²।
तो एलएचएस आरएचएस को इक्वेट करके एंगुलर वेलोसिटी बता दो। यार इतना टाइम क्यों? सर 0.2। फ्रैक्शन में बता दो, फ्रैक्शन में फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 1/5 ऐसे वन। करके आ रहा है। चलो डन। तो ये आ रहा है 1/5। सही है बिल्कुल, 0.2 रेडियंस पर सेकेंड। यार सब कंप्लीट करो जल्दी से। डन सर। डन, चलो बढ़िया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। चलो डन, वेरी गुड यार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, चेक करेंगे इसको। यार क्वेश्चन कह रहा है कि आपने एक कारपेट लिया और कारपेट को फोल्ड कर दिया। तो जब आप कारपेट को फोल्ड करोगे तो मेरे को बताओ वो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? सर प्लेन। सिलिंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। हॉलो सिलेंडर बनेगा या फिर सॉलिड सिलेंडर बनेगा? ऑलो। कारपेट को अगर फोल्ड करते जाओगे तो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर लेयर आएगी या हॉलो रहेगा पूरा? सर मैंने सोचा कि बीच में स्पेस हो जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन वो पूरे के अंदर लेयर की लेयर आएगी, आप उसको बिल्कुल टाइटली मतलब वैसे कर रहे हो, रोल कर रहे हो। तो क्वेश्चन यही कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मैं उसका सिर्फ फ्रंट व्यू मतलब क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ करके दे रहा हूं कि हमारे पास एक कारपेट है जिसको हमने रोल किया हुआ है। तो याद रखो, अगर कभी भी ऐसा बोला जाए कारपेट रोल किया हुआ है, तो मतलब ये एक सॉलिड सिलेंडर की तरह ट्रीट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अब ये सॉलिड सिलेंडर को हमने है ना क्या किया, रोल किया फ्लोर के ऊपर। तो जब हम इस सॉलिड सिलेंडर को रोल कर रहे हैं फ्लोर के ऊपर, तो क्वेश्चन कह रहा है ये अनवाउंड होते जा रहा है, मतलब ये कारपेट खुलते जा रहा है। और ये प्योर रोलिंग मोशन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन में क्लियर बोला हुआ है कि इट्स अ प्योर रोलिंग, और हमारा ये कारपेट खुलते 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 आधा हो गया है। आधा हो गया है तो अज्यूम करो पहले इसका रेडियस आर था, तो अब कितना रेडियस हो जाएगा इसका? R/2। वेरी गुड। अब इसका रेडियस हो जाएगा r/2। इसका मास हमें गिवन है m। क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि भैया जब इसका रेडियस r/2 हो गया था, तो मेरे को बताओ इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी। एक बार चेक कर लो, पूरा क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। डन। तो रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन कि एक कारपेट है इन अ फॉर्म ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, मास m, रेडियस r। ये सॉलिड सिलेंडर हमारा अनरोल हो रहा है, अनबाउंड हो रहा है, और इसका रेडियस डिक्रीज कर गया है r/2 का। तो ये रोल कर रहा है, तो मतलब इसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी भी है और लीनियर वेलोसिटी भी है। हमें क्या फाइंड करना है? लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी है व्हेन इट्स रेडियस रिड्यूसेस टू r/2। चलो आप क्वेश्चन लिख डालो, मैं आपकी हेल्प करूंगा इस केस में। या खुद से ट्राई करना चाहते हो एक बार पूरा? चलो एक बार खुद से ट्राई करो, देखते हैं। आप मेरे को स्टेप बता देना, कैलकुलेशन फिर भी छोड़ दो चलेगा, मेरे को स्टेप्स बता दो बस कि क्या लॉजिकल अप्लाई करना पड़ेगा इधर। सबसे पहले वेलोसिटीज मार्क कर देनी है एंगुलर की वजह से। और उससे कोई फायदा नहीं है तन्वी, ये बता देता हूँ क्यों। क्योंकि हमारा अगर ये सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है तो ये पॉइंट सी के अबाउट मतलब सेंटर ऑफ पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। यस सर। तो मेरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी तो पूछी नहीं है, इसने पूरे सिस्टम की लीनियर वेलोसिटी पूछी है। तो मतलब एक तरीके से मेरे को बस सेंटर सेंटर की वेलोसिटी निकालनी है।
मेरे को बताओ, पहले ये रेस्ट पे था, लेकिन अब इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी आई। ये वेलोसिटी क्यों आई है इसके पास? क्योंकि हमने कारपेट को क्या किया है, अनरोल किया है। तो मेरे को बताओ, जब कारपेट को अनरोल कर रहे हैं, इसका साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इसके पास आ रही है काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपको मैं अब ये लॉजिक समझा रहा हूं। इनिशियली ये रेस्ट पे है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। जीरो। भाई डेफिनेटली जब ये अनरोल कर रहा होगा तो इसके पास लीनियर वेलोसिटी आई है, तो मतलब इसके पास कुछ ना कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो आई है। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ है? काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी में कब गेन होता है? अरे काइनेटिक एनर्जी में कब गेन होता है? जब किसके अंदर लॉस होता है? पोटेंशियल एनर्जी। बस ये लॉजिक अप्लाई करना है। अब ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। इतना हिंट मैंने दे दिया, अब आप अपने आप सॉल्व करो। बस इतना और बता देता हूं कि जो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, याद रखना ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब ये हमारा कारपेट रोल कर रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस लीनियर काइनेटिक एनर्जी दोनों होंगी। और याद है आपको, मैंने सिलेंडर के लिए कल ही आपको बताया था, टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रख लो। यस सर। कितना बताया था? 3/4 m²। वेरी गुड, चलो यार किसी ने तो याद किया है, बहुत बढ़िया। चलो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, आप पहले यहाँ तक पूरा नोट डाउन कर लो, सॉल्व कराता हूँ। क्योंकि मुझे पता है बीच में एक जगह आप और गलती करोगे जहां मेजोरिटी बच्चे करते हैं। आप यहाँ तक पूरा नोट डाउन करो पहले। डन सर। डन, चलो बढ़िया। अब इधर समझो भावनाओं को। भैया डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे पास सिलेंडर्स गिवन है एक तरीके के, और ये अनबाउंड हुआ। यार इसका रेडियस आर है और मास एम है। इसका रेडियस r/2 है, तो इसका मास m होगा या m से कम होगा, ये बताओ। सर कम होगा। यार हमारा कारपेट खुलते जा रहा है, तो जो लेयरिंग्स है वो तो कम हो गई ना। लेयरिंग्स कम हो गई तो डेफिनेटली मास भी कम होगा। तो सबसे पहले तो आपको इस छोटे वाले सॉलिड सिलेंडर का ये m डैश मास फाइंड करना पड़ेगा। सिलेंडर अब मेरे पास 2D ऑब्जेक्ट है, 1D ऑब्जेक्ट है या 3D ऑब्जेक्ट है? यार कोई कुछ नहीं बोला। मैं जानता हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया है, लेकिन बस ये लास्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इजी ही लगेगा आपको। मेरे को ये और बता दो, सिलेंडर 3D ऑब्जेक्ट होता है 2D या 1D? भैया सिलेंडर 3D ऑब्जेक्ट होता है। 3D ऑब्जेक्ट होता है तो मैं मास कैसे फाइंड करूंगा? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। भैया वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का? πr² होता है। ठीक है, h का मतलब जैसे ये सिलेंडर है, इसकी ये वाली लेंथ h इनटू मेरे को कितने पार्ट का फाइंड करना है? πr/2 का स्क्वायर। लेकिन क्या इसकी लेंथ पे कोई फर्क पड़ा? इसकी लेंथ तो अभी भी सेम ही रहेगी, कारपेट थोड़ी छोटा हो रहा है, तो इसकी हाइट सेम रहेगी। हाइट हाइट कैंसल, पाई पाई कैंसल। तो आप मेरे को बताओ m डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? तो ये हो जाएगा m/r² इंटू r²/4। r² कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? m/4। तो यहाँ पे लिख दो m/4। पहले यहाँ तक का स्टेप भी चेक करो, सबको यहाँ तक का स्टेप क्लियर है? यस सर। डन। अब मेरे को बताओ कि भैया मेरे सॉलिड सिलेंडर के केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? भैया एग्जैक्टली इसके यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो इसकी अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं इनिशियल, तो बताओ कितनी लिखनी पड़ेगी मेरे को पोटेंशियल एनर्जी? मास m, ग्रेविटी g, और ग्राउंड से कितनी हाइट होगी सेंटर ऑफ मास की? r। मेरे को बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूं? मास कितना हो गया? m/4। ग्रेविटी एज इट इज, ग्राउंड से कितनी हाइट हो गई होगी इसके सेंटर ऑफ मास की? r/2। r/2। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgr/8। इनिशियल मिल गई, फाइनल मिल गई। भैया आप सब्स्टिट्यूट करने का काम रह गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। आप एक साथ नोट डाउन कर लेना, मैं आपको टाइम दूंगा। तो मैं लिखूंगा कि भैया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल है mgr/2, फाइनल है mgr/8, बचा गेन इन काइनेटिक एनर्जी।
लेकिन अब याद रखना, आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्या कोई बता सकता है कि अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर सकता, या कर सकते हैं? एक बार मेरे को भी चेक करने दो। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, नहीं, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कर सकते हो। तो यहां पे लिख रहा हूं गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? 3/4। 3/4 लेकिन मेरे को m। बताओ मास कितना लिखूं, m/4 लिखूं या m लिखूं? सर m/4। वेरी गुड, क्योंकि हम वेलोसिटी किसकी निकालना चाह रहे हैं भैया, इस छोटे वाले सॉलिड सिलेंडर की। तो इधर मास m/4 लिखना पड़ेगा, इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। चेक कर लो, सबको ये समझ में आ गया? यस सर। सर प्लीज इसको सॉल्व करो और वेलोसिटी बता दो, क्वेश्चन खत्म। अच्छे से चेक कर लो, सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट बताऊं बस किस वजह से हो गया? इस स्टेप की वजह से हो गया, क्योंकि आधे ज्यादा बच्चे ये स्टेप मिस कर देते हैं, एम डैश निकालने वाला। बाकी और क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं था। आप मेरे को बताओ कौन सी स्लाइड से शो करना है? ये वाला तो आपने नोट डाउन कर ही लिया था, ये वाली स्लाइड से नोट डाउन करना शुरू करो। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, जो क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट ईयर ही आया है नीट में। सर √2 GR। √2 GR। मेरे को आंसर नहीं पता, आपने निकाला है, बाकी मेरे को भी याद यही आ रहा है कि √2 GR है। यस। यही आ रहा है, गुड। तो भैया आपके ऊपर भरोसा पूरा, लिख देते हैं √2 GR। डन सर। डन, चलो। भाई बाकी लोग भी बता दो, सबका कंप्लीट हो गया है? यस सर। चलो डन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जैसे मैंने बोला, ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर नीट में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है। याद रखना, अब ये स्क्वायर प्लेट बोला है मैंने, स्क्वायर फ्रेम नहीं बोला। स्क्वायर प्लेट है। क्या किसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है स्क्वायर प्लेट का? भाई मेरे ख्याल से कल की क्लास का भी याद नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। मोमेंट ऑफ m इनर्शिया ऑफ द प्लेट, m × l² + b²। बिल्कुल, m × l² + b²। ये जनरली रेक्टेंगुलर प्लेट का होता है। स्क्वायर प्लेट में एल और बी सेम होते हैं, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, स्क्वायर प्लेट का निकल जाएगा। ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अलोंग पता है? वाई, वाई। वाई डैश, वाई एक्सिस के अलोंग पता है। आपको क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तो आपको इस लाइन के अलोंग फाइंड करना है, ये वाली लाइन के अलोंग। एक आपको इस डायगोनल के अलोंग फाइंड करना है। बस ये दो के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर दो। सपोज ये एक्सिस 1 है, ये एक्सिस 2 है, इन दोनों के अलोंग फाइंड कर दो। मास ले लो स्क्वायर प्लेट का m, और साइड ले लो आप, कितनी लेना चाहोगे साइड? साइड ए दे देता हूं, चलो। आपको क्वेश्चन समझाना पड़ेगा, तो ऐसा करता हूं, क्वेश्चन समझो भैया। इधर फिगर समझो। ये मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, ये बुक है, ये मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को किसके अलोंग पता है? अपने ये फिंगर के पॉइंट अलोंग पता है। सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। डन। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले पार्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 के अलोंग, मतलब इसके डायगोनल के अलोंग, डायगोनल के अलोंग रोटेट करा रहा हूं, इसके अलोंग चाहिए। फिर तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक लाइन है जो पास कर रही है सेंटर, इस वाले लास्ट वाले एज को, इसको पास कर रही है, और वो किसके पैरेलल है? I1 के पैरेलल है। आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर। I2 I1 के पैरेलल है। तो चलो ट्राई टू कैलकुलेट, समझ में आ गया है तो अब यहां लिख देता हूं, बाकी ताकि कंफ्यूजन ना हो। I2 इज पैरेलल टू I1। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 के अलोंग चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 के अलोंग चाहिए।
भाई I1 के लिए कौन सी एक्सिस थ्योरम लगाओगे? सर पैरेलल एक्सिस। I1 के लिए? सर परपेंडिकुलर। वेरी गुड। I1 के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी, क्योंकि I1 y डैश के परपेंडिकुलर आएगी। ये मेरा एक्सिस था, मैं इसके डायगोनल के अबाउट फाइंड करना चाहता हूं, तो ये मेरे इसके परपेंडिकुलर आएगी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के I1 के अलोंग निकाल लोगे। बचा फिर I2, तो I2 आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के कैलकुलेट कर लेना। क्या कोई दिक्कत आएगी इसमें? भाई नो रिस्पॉन्ड। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2/2 ही लेना है। हाँ, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वही। आप सेकंड पार्ट का सॉल्व करने के लिए कह रहे हो ना पहले? नहीं सर, जब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा। उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों चाहिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो यही तो है आपकी, कि आई वाई इज इक्वल टू आई यस एक्स सर, प्लस आई वाई। इसके लिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ही नहीं। यस सर परपेंडिकुलर पैरेलल। डिस्टेंस तो सेकंड वाले के लिए चाहिए। भैया कंप्लीट करो इसे, मैं वेट कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको। दैट्स इट, आज इतना ही हो पाएगा, चैप्टर तो वैसे भी हो गया है। यार बता दो, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? इट्स अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन, कर लोगे ये वाला? यस सर। चलो डन। ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, अगर बाकी बाई चांस सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसको कर लेते हैं हम। भैया ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, और इन दोनों बॉडीज का मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। सपोज बॉडी वन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है आई, और बॉडी टू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 2i। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है। भैया दोनों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटीज। हमें ओमेगा 1:ओमेगा 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑप्शन से मैच करना। ऑप्शन है 2:1, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी √2:1, एंड ऑप्शन डी दैट इज 1:√2। चलो ट्राई टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
यार क्या हुआ, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आंसर नहीं आया अभी तक किसी का। सर रूट 2 रेस 1 लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है ये तो। सर सी 1 ऑप्शन रेस टू रूट 2। सी ऑप्शन अच्छा आप सर सी कह रहे हो, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। किसी का डी आ रहा है, चेक करते हैं सी या डी में से कोई एक है, वेरीफाई कर लेता हूं। यार मुझे पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2ke/i स्क्वायर रूट में। अब यार काइनेटिक एनर्जी सेम है, टू तो दोनों के लिए सेम आएगा, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ओमेगा जो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई के। तो यार अगर मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल गलत, अगर मैं लिख रहा हूं ओमेगा 1/ओमेगा 2, तो मेरे को बताओ ऊपर किसके स्क्वायर रूट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, 2 का आना चाहिए, और नीचे किसका आना चाहिए, 1 का, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर नीचे ओमेगा 2 लिख रहे हो तो आई 2 ऊपर जाएगा, ओमेगा 1 लिख रहे हो तो आई 1 नीचे आएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आई 2 की वैल्यू कितनी थी, 2i, आई 1 की वैल्यू आई, भैया सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा √2:1। √2:1 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। ये लो कैलकुलेशंस कंप्लीट करो। कंप्लीट। डन सर। डन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमारे पास एक डिस्क है जो रोटेट कर रही है। ये डिस्क ले लो कि ये हमारे पास रोटेट कर रही है। जब ये रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये भी हमें गिवन है। जब ये रोटेट कर रही थी तो रोटेट करते करते हमने क्या किया, इस डिस्क के ऊपर कोई एक बॉक्स रख दिया है, बॉक्स जिसका मास कुछ भी ले लो m। तो हमें बताना है कि जब हमने इस मूवेबल डिस्क के ऊपर कुछ ना कुछ ब्लॉक रख दिया मास m का, तो कौन सी क्वांटिटी कंजर्व्ड होगी, व्हाट इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम। आंसर बता ही दिया है भाई, क्वेश्चन देख लो। लेकिन पहले क्वेश्चन कह रहा है लीनियर मोमेंटम, सेकेंड पार्ट एंगुलर मोमेंटम, थर्ड पार्ट काइनेटिक एनर्जी, एंड फोर्थ पार्ट दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब 4 ऑप्शंस हैं, तो आप अपने आप ही बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सर तो एंगुलर मोमेंटम। तो हमें पता है कि यार लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम ही है जो कंजर्व होगा, क्योंकि जब हमने किसी ब्लॉक को रखा है तो इसके ऊपर हमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया। एक्सटर्नल टॉर्क कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये और बता दो मेरे को, ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी, मतलब सर डिक्रीज हो सेम। जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी, कहने का मतलब ये था, सॉरी। डिक्रीज हो जाएगा। तो यार अगर हम, मैं कह रहा हूं एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट आना चाहिए। आई ओमेगा कांस्टेंट आना चाहिए, तो जब हमने ब्लॉक रखा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ है, तो डेफिनेटली एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी डिक्रीज। चाहिए। तो बस यहीं तक हमारा कॉन्सेप्ट। डन डना डन, चेक कर लो कोई डाउट तो नहीं है, और वो क्वेश्चन होमवर्क के लिए कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। चलो यस। डन। तो यस। अब ये भी बता दो भैया नेक्स्ट क्लास में किसका क्या मन है ज्यादा टॉपिक करने का।